सभी को। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं विभू वाजपेयी के साथ, जो युवा टैलेंट हैं। इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है 2010 में। इन्होंने बचपन से ही कथक सीखना शुरू किया, फिर उसके बाद भरतनाट्यम, फिर गायन, लेखन, मल्टी टैलेंटेड। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा दूसरे के लिए, उनका सारा कुछ हम ही करेंगे। विभू परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से आपने अपना एक इंस्टीट्यूट भी शुरू किया, जहां वो बच्चों को सिखाती भी हैं, और सिखाती भी कब से हैं? क्लास 6 में जब वो पढ़ती थी तब से सिखा रही हैं। तो ऐसे ही एक टैलेंटेड युवा से आज हम आपको मिलवा रहे हैं। वो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे इतना बचपन से कैसे शुरू किया और क्या इंटरेस्ट था आपको? देखिए, बचपन, ये तो मेरी जो यात्रा है वो बचपन से शुरू होती है, और बचपन का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपके ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके माता पिता का होता है। तो जो मेरी अब तक की यात्रा रही है उसका मैं श्रेय अगर दे सकती हूँ किसी को, तो ईश्वर के अलावा मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो पोटेंशियल देखी, मेरे अंदर शायद कुछ स्पार्क दिखा उन्हें, और उन्हें ये लगा कि इसके अंदर जितनी भी ये एनर्जी है, जितना भी ये पोटेंशियल है, इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ये यूं ही वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हर बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, हर एक के अंदर कोई कलाकार बन सकता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, कोई लेखक बन सकता है। तो आई थिंक ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बचपन में बच्चों को नहीं पता होता, तो उनके भीतर जो कला है, जो प्रतिभा है, जो छुपी हुई है, उसको समझना और उसके अनुकूल उनकी ट्रेनिंग कराना, उन्हें पॉलिश करना और उन्हें एक अच्छे लेवल तक पहुंचाना, ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं। सो मेरी जर्नी में भी जो योगदान रहा है, जो मेजर क्रेडिट है, वो मेरी मम्मा को जाता है कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हर। कथक से शुरुआत की। कथक इतना पसंद था आपको? मुझे तो कूदना पसंद था। अच्छा। लेकिन मेरी कूदने की ये खासियत है कि मैं हमेशा बीट पे कूदती थी। जैसे बच्चे ना आम पार्टीज में आप अक्सर देखिए हॉप करते रहते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन मेरे कूदने में जो मेरी माँ ने खासियत देखी वो ये थी कि ये हमेशा बीट पे कूदती है, कभी बेताला नहीं होती है। तो उन्हें लगा कि हाँ, ताल का इसको कुछ तो नॉलेज है, कुछ नेचुरल है इसके अंदर। तो वो जो नेचुरल गिफ्ट था मेरे अंदर, उसको मेरी मम्मा ने समझा, और फिर उन्होंने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग के लिए मुझे स्टार्ट किया। अच्छा। और उसके लिए राष्ट्रीय कथक संस्थान में उन्होंने मेरा एडमिशन कराया, और लगभग 5-6 साल मैं तब तो शायद 5-5.5 साल की रही होंगी। अच्छा। मैं बहुत बड़ी नहीं थी जी। तो मैं छोटी बच्ची थी, तो ऑब्वियसली बात है, इतना छोटा बच्चा खुद नहीं समझ सकता। तो कथक की ट्रेनिंग से मेरी, जो मैं कहूँगी कि नृत्य की यात्रा शुरू हुई, मेरा सीखना शुरू हुआ, और फिर लगभग 5-6 साल की वो ट्रेनिंग रही। उसके बाद फिर मैंने भरतनाट्यम भी सीखा, क्योंकि मेरी मम्मा को भरतनाट्यम बहुत पसंद था। उसकी जो कॉस्ट्यूम, उसका ड्रेसअप, उसका जो ग्लैमर है एक क्लासिकल डांसेस में, आई थिंक भरतनाट्यम एक अलग स्टैंड लेता है अपना। तो वो मम्मा को बहुत पसंद था, और उसके लिए फिर मैंने भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट किया। डॉक्टर सोनल मानसिंह जी मेरी गुरु हैं, जो पद्म विभूषण है और इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं। तो गुरु जी के अंडर में मेरी गुरु शिष्य परंपरा में ट्रेनिंग हुई। अच्छा। तो वो एक नया मैं कहूँगी कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, एक नया अनुभव मिला, क्योंकि आज के समय में ये बहुत रेयर है। गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी प्राचीन गुरुकुल जो प्रणाली रही है बच्चों की सीखने की, तो गुरु के पास रहना, उनके पास सीखना, कायदे, सिर्फ डांस, कुछ हाथ पैर चलाना सीख लेना, कुछ आइटम सीख लेना डांस नहीं होता। हमारे भारतीय कलाओं में जो हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन जीने का तरीका है, योग है, उसमें आयुर्वेद भी है कि अपने शरीर को समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना, उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशन देना, ऐसे ही ज़रूरत है किसी और की सहायता करना। तो ये सारे जो भाव हैं, आपको गुरुकुल में आपके मेन डिसिप्लिन के अलावा ये सब कुछ सिखाया जाता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही, मैं कहूँगी कि अद्भुत चीज़ है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी कम उम्र में ही गुरु शिष्य परंपरा में रहने का, सीखने का और एक गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये मेरे नृत्य की जो सीखने की यात्रा है वो वर्ष 2002 से शुरू हुई थी, और 2022 आ गया है। तो 20 साल से मैं जी एग्जैक्ट 20 इयर्स मुझे कंप्लीट हुए सीखते हुए। एंड आई होप कि ये जो सीखने की मेरी है ललक, ये हमेशा बनी रहे, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखती रहूँ जी। इसके साथ साथ कथक और भरतनाट्यम और क्या क्या आपने सीखा?
और जो कुछ मैं कहूँगी कि मुझे मिलता चला गया, जैसे स्कूल से स्टार्ट हुआ तो मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन किया। फिर जब स्विमिंग मैंने की उसमें मेरे टीचर्स को लगा कि एक्सेल कर सकती है, तो फिर स्टेडियम में मुझे मम्मा ने ऑफिशियल प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग में उन्होंने डाला। तो सुबह 4 बजे उठ करके वहाँ जाना, स्कूल हो रहा है उसके बावजूद मैं स्टेडियम जाती थी स्विमिंग करने के लिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लासेस वो भी मैंने किया। उसके बाद फिर मार्शल आर्ट्स, क्योंकि सेल्फ डिफेंस मेरी मम्मा को ये था कि लड़की है तो इसको हर तरह से मजबूत होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मेरी माँ ने जब मेरे पालन पोषण का जो भी प्लानिंग किया, उनको ये था कि लड़की को पाल रही हैं या लड़के को पाल रही हैं, ये उनके मन में नहीं था। नहीं, उनको था कि ये बच्चा है, इस बच्चे को हर तरह मजबूत होना चाहिए, दिमाग से भी, शरीर से भी, सोशली भी। तो आई थिंक ये एक बहुत ही ओपन माइंडेड और एक बहुत ही वंडरफुल थॉट है जो आई थिंक हर एक के दिमाग में होना चाहिए, हर एक के मन में होना चाहिए। एंड वहीं से सेल्फ डिफेंस की मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। मैंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद मैंने कलारीपयट्टू की भी ट्रेनिंग ली है। अच्छा। जो हमारी भारतीय प्राचीन युद्ध कला है, जो बहुत ही रेयर है और बहुत ही कम लोगों को आती है अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक इस समय मूवीज़ के भी थ्रू और मेन स्ट्रीम में इसको वापस लाया जा रहा है, बहुत इसका प्रमोशन हो रहा है। तो अब और बच्चे इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ना सिर्फ आप विदेशी जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक से उन्हें सीखी, लेकिन हमारे भारत की जो हैं उन्हें भी जानना ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी कि वो भी मेरी ट्रेनिंग हुई और कोइंसिडेंटली इतना बढ़िया एक मैं कहूँगी कॉम्बिनेशन बना कि भरतनाट्यम और कलारी को मिला के मैंने एक कॉम्पोजिशन भी तैयार किया। जी, शक्ति मेरी एक कोरियोग्राफी है जिसमें देवी के विभिन्न स्वरूप हैं। अच्छा। और जो देवी का विकराल कालरात्रि स्वरूप है उसे हम कलारी के माध्यम से दर्शाने और दिखाने की प्रयास करते हैं। परफॉर्मेंस किया। जी, उसका मैंने परफॉर्मेंस किया और वो बहुत हाईली अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस था लखनऊ में। और कलारी की ट्रेनिंग की, उसकी भी मैं कोच हूँ, ताइक्वांडो की भी मैं कोच हूँ और कलारी की भी हूँ। और इसके तो साथ परफॉर्मिंग आर्ट में ये सब भी सिखाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी और कुछ हद तक लड़कों के लिए भी, क्योंकि एकदम सेफ कोई भी नहीं है। आपके साथ कभी भी कोई भी घटना किसी के साथ भी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है खुद को बचा के रखना। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को मारने के लिए सीख रहे हैं, खुद को बचाने के लिए सीखना कि हम हर तरह से सुरक्षित रहें, हम डिपेंडेंट ना हों। आप लखनऊ की रहने वाली हैं? हाँ जी। लखनऊ में आपकी एजुकेशन हुई, कहाँ से शुरू हुई एजुकेशन? एजुकेशन मेरी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से स्टार्ट हुई थी। मैं केजी क्लास में मेरा एडमिशन कराया गया था। बहुत अर्ली एडमिशन हो गया था मेरा, क्योंकि मेरी मम्मी घर पे मुझे पढ़ाती रहती थी। जब भी खाली टाइम होता था तो वो अपना घर का चोर्स करती रहती थी, घर के काम करती रहती थी और साथ में मुझे जो है या तो किचन की स्लैब पे बिठा दिया या वॉशिंग मशीन के पास है, कुछ भी है तो ABCD 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ाती रहती थी। तो मेरा एडमिशन भी जल्दी हो गया था। एंड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के बाद मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से मैंने अपने हाई स्कूल कंप्लीट किया और फिर मणिपाल पब्लिक स्कूल से मैंने अपने इंटरमीडिएट किया, क्योंकि मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना था, मुझे चेंज ऑफ स्ट्रीम था मेरे लिए। सो दैट वाज अवेलेबल इन मणिपाल, तो मैंने वहाँ पे शिफ्ट किया। उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है भातखंडे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। MPA किया है मैंने भरतनाट्यम में, तो वो अभी मेरा भातखंडे यूनिवर्सिटी से जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तो देखिए इतनी कम उम्र में इतनी सारी पढ़ाई भी और इतने सारे काम भी, इन्हीं कामों के लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। कैसे सिलेक्शन हुआ था उसमें? कैसे एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है, क्योंकि मैं तब स्कूल गोइंग थी, तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे से लेके दोपहर का 1:30-2 मेरा स्कूल में ही बच जाता था। तो उसकी जो भी प्रोसीजर या प्रोसेस था वो मेरे पेरेंट्स ने कंप्लीट किया। आई थिंक क्योंकि मेरे एक बहुत ही मोटी सी फाइल बनी थी, मुझे ये याद है, क्योंकि मम्मा बैठ के ना मुझे छटवाती थी, चलो ये मुझे लगवाओ बैठ करके जब भी खाली टाइम होता था। तो एक बहुत ही लगभग इतनी मोटी फाइल मेरी सर्टिफिकेट्स की, जिसमें मेरी मीडिया क्लिपिंग्स भी थी और मेरे फोटोग्राफ्स भी थे, जो कुछ मैंने अचीव किया था, मेरा बायोडाटा, सारी चीज़ें मिनिस्ट्री भेजी गई थी। एंड देन वहाँ से, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन होता है, तो एक स्टेट से एक ही बच्चा होता है। तो अराउंड जब मैं गई थी तो देवर 28-29 चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया जिनको सेलेक्ट किया गया था। और हर कोई अलग अलग, कोई उड़ीसा का, कोई राजस्थान का, कोई गुजरात का, कोई आंध्रा का, कोई तमिलनाडु का। तो ऐसे हर जगह से अलग अलग जगह से बच्चे आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ था। और हर कोई किसी ना किसी फील्ड में बहुत एक्सेल कर रहा था। कोई स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था, किसी ने अपने यहाँ कुछ और किया था, कोई पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अलग था बच्चा। तो हर एक का कुछ ना कुछ था। मेरे लिए ये था कि मेरा ऑलराउंड डेवलपमेंट या ऑलराउंड अचीवमेंट जो था, क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स थी
और बाय देन मेरा इंस्टीट्यूट भी अच्छा चलना शुरू हो गया था, चल तो रहा ही था। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा सिखा रहा है, कोई बच्चा ट्रेनिंग दे रहा है, ये एक बड़ी बात थी। एंड सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, मैं एग्ज़ाम्स भी दिलाती थी अपने स्टूडेंट्स को, जिससे उनके पास एक डिग्री हो, उनके पास एक सर्टिफिकेट हो दिखाने के लिए कि येस मैंने 5 ईयर कोर्स कंप्लीट किया, मैंने 3 ईयर कोर्स कंप्लीट किया। तो एक ऑथेंटिसिटी रहती है कि येस जो बच्चा कह रहा है उसने एक्चुअली सीखा हुआ है, वो भी था। और एक जो कहूँगी बहुत ही विपरीत मेरा, मैं कहूँगी कि मेरी पर्सनालिटी का है, वो सोशल वर्क का था मेरा काम, जो बाकी मेरा कल्चरल और सोशल इवेंट से काफ़ी हटके था, जो मैं चुपचाप करती रहती थी। वो था लोगों की और बच्चों की, हाँ जी, क्योंकि इंस्टीट्यूट चल रहा था तो उससे जो भी थोड़ा बहुत मेरी बचत होती थी तो मुझे ही लगता था, क्योंकि खर्च ऐसा मुझे कुछ करना ही नहीं होता था, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मुझे लगता था जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मेरे पास है तो उससे जो बच्चे मेरी तरह प्रिविलेज नहीं हैं, जिनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं या उनके पास संसाधन नहीं है, तो मैं अपनी छोटी सी इनकम से जो भी उनकी मदद कर सकूं, जैसे एजुकेशन और सैनिटेशन, एकदम बेसिक फैसिलिटीज़, जो भी बेसिक नीड्स में भी एकदम बेसिक हैं ये चीज़ें। तो मैं कोशिश करती थी कि जब भी मुझे मौका मिले तो बच्चों को किताबें, उनके पास स्टेशनरी का जो भी सामान है, या साफ़ सफाई के लिए जो भी स्लम्स में रह रहे हैं बच्चे, उनको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तो आसपास के प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो भी स्कूल्स हैं वहाँ जाके उनको वो फैसिलिटीज़, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करना जो भी मैं कर सकती हूँ। तो टाइम टू टाइम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब जब मुझे मौका मिलता था मैं ये करती रहती हूँ। और भी ये प्रक्रिया चल रही। इवन कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी, तो हमारे क्योंकि पहचान के थे कि फ़लानी जगह पर दिक्कत हो रही है, तो हमने फिर राशन पहुँचाया है, जिसको जहाँ पे जो ज़रूरत थी हमने कोशिश की कि वहाँ तक पहुँचे। प्लाज्मा थेरेपी बीच में आई थी कि जो लोग कर सकते हैं तो वो प्लाज्मा डोनेट करें, सो दैट कोविड के पेशेंट्स को रिकवरी में ईजी हो। तो जब मुझे कोविड हुआ था उसके बाद मैंने प्लाज्मा डोनेट भी किया था KGMC में, एंड आई वाज वन ऑफ द टॉप 100 डोनेटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। और शायद लड़कियों में तो मैं 1 या 2 ही रही होंगी, बहुत रेयर था। इनफैक्ट हमेशा ही होता है जब भी मैं KGMC या तो ब्लड डोनेशन के लिए जाती हूँ या प्लाज्मा के लिए गई थी, डॉक्टर्स हमेशा पूछते हैं आप खाते क्या हो। एंड टच वुड, दिस इज, ये बहुत बड़ी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी मम्मी मुझे ये खिलाती, ये खिलाती, ये खिलाती। तो हर तरह से मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद मजबूत होंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। अच्छा, उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी जी, कैसा लगा था वहाँ अवार्ड लेते हुए, राष्ट्रपति भवन देखते हुए? पहले तो सुपर एक्साइटेड थे, ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे पेरेंट्स भी। और पता नहीं था कि हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा। तो अच्छी बात ये थी, ये पहली बार था कि राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा था। इसके पहले जो मिनिस्टर्स होते थे पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के, वो अवार्ड देते थे। इस बार क्योंकि महिला राष्ट्रपति थी, वो पहली हमारी महिला राष्ट्रपति रही, तो इसलिए ये था कि अगर उनके द्वारा बच्चों को दिया जाएगा तो प्रोत्साहन और बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। तो एक्साइटमेंट था कि भाई राष्ट्रपति भवन जाने को मिलेगा। अच्छा, सरप्राइज़ ये मिला कि हमें एक दिन पहले पता चला कि कल जो है सारे बच्चों को लेके जाया जाएगा बस से, उनको रिहर्सल कराने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो प्रोटोकॉल पता नहीं होता, यहाँ बैठेंगे, यहाँ मीडिया होगा, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है। तो पहले एक दिन पहले पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ बच्चों को लेकर के सिक्योरिटी एंड ऑल जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे हमें लेकर के गए और वहाँ पर हमें ले जाया गया। फिर बताया गया देखिए आपको यहाँ पे बैठना है, यहाँ से रिपोर्टर्स आपकी फोटोग्राफ्स होंगी, आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे राइट टर्न लेना है, फिर सामने जाना है, राष्ट्रपति जी होंगे, आपको पैर नहीं छूने, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। और इतने बजे सेरेमनी स्टार्ट होगी, राष्ट्रगान होगा, आप खड़े रहेंगे, इसे तो एक 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 चीज़ें हमें बताई गई। उसके बाद फिर क्योंकि लंच टाइम हो गया था तो हमें लंच वहीं, उनका जो प्रेसिडेंशियल स्वीट था, जो पूरा डाइनिंग हॉल था, तो हम लोगों को वहाँ लेके गए, स्नैक्स, चाय, ये वो, हर एक पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ था। तो राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ साथ आपको 500 से अधिक ट्रॉफी मिली इस शहर के अलग अलग और देश दुनिया के और दूसरी जगहों से। जी। उसके बाद फिर आपने परफॉर्मिंग आर्ट में अपने शोज करने शुरू किए, उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन से जब मैं सीख रही थी तो एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, एक होती है आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जो आपकी लर्निंग होती है क्लासरूम में, आप जो टीचर्स से सीखते हैं, आप जो गुरुओं से सीखते हैं, वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। लेकिन जब आप उसे अप्लाई करने की बात करते हैं, जैसे अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो एक है सीखना, कोई भी क्लासिकल डांस, फिल्मी, नॉन फिल्मी, जो भी आप सीख रहे हैं, एक है मंच पे उसे प्रस्तुत करना।
तो उन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज का बैलेंस हमेशा से रहा, क्योंकि मैं बचपन से जब से सीख रही थी मैं मंच पर भी प्रस्तुतियाँ दे रही थी। पहले प्रतियोगिताओं के माध्यम से, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स के थ्रू जो ग्रूमिंग होती है, जो पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, वो जो टेंशन, स्ट्रेस, वो जो मेहनत आप करते हैं, और फिर जब आपको कुछ अचीव होता है या नहीं भी होता है तो उससे जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो इनवैल्यूएबल होता है। वो कोई भी क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं दे सकती है आपको। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरी हमेशा बचपन से रही। मंच को जानना, मंच को समझना, उस स्पेस को देखना, 100, 150, 400, 1000, 10,000, 1 लाख तक लोगों के सामने परफॉर्म करना, वो जो एक कैपेसिटी व्यक्ति अपने अंदर डेवलप करता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मंच तक जाना, वहाँ प्रस्तुत करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको ट्रॉफी मिले ना मिले, प्राइज मिले ना मिले, वो सेकेंडरी बात है। तो इसी तरह मेरी जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो बढ़ती चली गई एक्सपीरियंस के थ्रू मंच पर जाते जाते। तो जब परफॉर्मेंसेस की तरफ मेरा रुख हुआ, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में मैं काफ़ी अच्छी थी, तो बहुत से लोगों ने, ऑर्गेनाइजर्स ने, जिन्होंने मुझे पार्टिसिपेट करते हुए देखा, उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस की तरफ बुलाया कि उनको ये लगा कि हाँ ये बच्ची परफॉर्म भी कर सकती है। तो बहुत कम उम्र से परफॉर्मेंसेस की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा। और उसी के बाद एक जिसको बोलती हूँ ना, जैसे क्या बोलना चाहिए कि समय आपको ऐसे दिशा की ओर आगे बढ़ा लेता है या उस तरफ आपको मोड़ देता है। तो फिर थीम प्रोग्राम्स की तरफ मेरा रुझान हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर के एक लंबी कोरियोग्राफी करना, एक बड़ी परफॉर्मेंस को, जिसको हम नृत्य नाटिका कहते हैं, वो करना। और जब वहाँ पर दिमाग गया, उसकी ओर झुकाव हुआ, तो पहले तो बहुत से लोगों को मैंने देखा जो बड़े बड़े डांसर्स हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर उनसे इंस्पायर होकर के समझ के कि अच्छा ऐसे होता है। मैं अपनी गुरुजी को देखती थी कि जब वो कॉम्पोजिशंस करती हैं, वो कोरियोग्राफीज़ करती हैं, तो कैसे करती हैं, क्या सोच होती है, क्या विचार होता है। और फिर मैंने अपने कॉम्पोजिशंस की तरफ दिमाग लगाया। तो उसमें कॉम्पोजिशन में जो लिरिक्स हैं या जो लेखन का पार्ट है वो तो मेरी मम्मा करती हैं। अच्छा। क्योंकि वो खुद भी लेखिका हैं, वो खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। और कि जो लिखने की बारी आती थी या जो एक बांधना होता है पूरे थीम को, वो बांधने का काम मेरी मम्मा के उससे बहुत अच्छा हो जाता था। क्योंकि लिरिक्स जब उनसे होती थी, थीम मुझे अच्छे से मिल जाता था, तो उसके बाद कॉम्पोजिशन करना, उसमें म्यूज़िक फिल करना, हमें कहाँ पे कैसा भाव लाना है, तो वहाँ पर म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, परकशन, क्या स्पेशल इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, गायन किस तरह का होना चाहिए, कौन से राग एप्रोप्रिएट होंगे किस भाव को दिखाने के लिए। तो ऐसे करके हमारी एक टीम बनती चली गई। और आज हमारी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की एक पूरी अकम्पनिस्ट की टीम है जो काम करती है, बहुत दिन रात मेहनत करती है, तब कहीं जाकर के कुछ एक शो बनता है, एक म्यूज़िक खड़ा हो पाता है। फिर डांसर्स जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं अलग अलग फील्ड्स के, वो मिल करके मेरे साथ मेहनत करते हैं, तब हम एक परफॉर्मेंस मंच तक ला पाते हैं जो लोगों को दिखता है। आपके लिए तो हर शो महत्वपूर्ण होगा, हर शो खास बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो बहुत खास होगा। मैं कहूँगी कि हर मंच मेरे लिए वाकई ख़ास रहा है। लेकिन वर्ष 2019 में एक परिकल्पना मेरी मम्मी ने की थी कि उनकी बेटी नाट्य कथा करे, एकल नाट्य कथा जो उन्होंने बनाई। हम लोगों ने बहुत मेहनत की उसमें, लगभग 15-20 दिन उसमें लगे उसका म्यूज़िक बनाने में। और जब हम वो पूरी बन करके तैयार हुई, उसी के बाद पैंडमिक हो गया। हालांकि काफ़ी सारी तैयारियां थी कि उसका प्रीमियर होगा, ये होगा, वो होगा, और हम लोगों ने कई जगह बात कर रखी थी, दिल्ली में, लखनऊ में, एंड इट वाज ऑल प्लान्ड कि हाँ अब की अप्रैल या मई में हम लोग इसे परफॉर्मेंस तक ले जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि पैंडमिक हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था और काफ़ी हताश हो गए थे हम लोग। क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट सबसे ज़्यादा जिसको कहूँगी कि परेशान हुआ है इस पूरे कोविड टाइम में। लगभग 1.5 वर्ष के इंतज़ार के बाद एक सुनहरा मौका आया जो आई थिंक मेरी मम्मी के मन में था कहीं, कि क्योंकि ये नाट्य कथा श्री राम पर आधारित थी, जिसको रघुनाथ इसका टाइटल है, तो उनके मन में शायद कहीं रहा होगा, उन्होंने मुझे बताया नहीं, बाद में उन्होंने बताया इसका जो प्रीमियर हुआ वो कोइंसिडेंटली अयोध्या में ही हुआ। अच्छा। और वो भी राम विवाह के अवसर पर, जो रामायण मेला के नाम से वहाँ पर आयोजित होता है, 4 दिनों का बहुत ही सुंदर फेस्टिवल होता है। तो जिस दिन राम विवाह था उसी दिन, वो जो पंचमी तिथि थी, उसी दिन हमारी ये नाट्य कथा की प्रस्तुति हुई। जैसी हमने सोची थी बड़े मंच पर रामकथा पार्क में, वैसी ही ये प्रस्तुति हुई। और
शायद इससे अच्छा प्रीमियर इस कथा के लिए नहीं हो सकता था कि उस पावन भूमि पर हमने पहली बार लाइव अकम्पनिस्ट, परफॉर्मर्स सभी ने मिल करके एक श्रद्धा भाव से, एक जो वहाँ पर अपनी मेहनत हमने, हमारी जो नृत्य की अपनी मेहनत है वो हमने अर्पित की ईश्वर को। आई थिंक इससे अच्छा प्रीमियर हमें कोई भव्य मंच नहीं दे सकता। जो दिव्यता उस छोटी सी प्रस्तुति में थी हमारे लिए, लगभग आधा पौन घंटे हमने वो प्रस्तुति दी। अच्छा। और एक एक क्षण उसका हम सब ने खूब एंजॉय किया, खूब आनंद से प्रस्तुति की। शायद वो हम अपने लिए कर रहे थे, कुछ ऐसा एक अजीब सा अनुभव था। और आई थिंक इन सारे स्टेजेस जितना भी मैंने परफॉर्म किया है, ये एक परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी, क्योंकि एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद एक ऐसा दिव्य मंच हमें मिला प्रस्तुति देने के लिए। आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? भविष्य की योजनाओं में मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है, जिनको मैं चाहती हूँ कि वो कॉम्पोजिशंस बने, लोगों के सामने आए। जैसे अभी हाल ही में विश्व गुरु भारत, जो हमारे 75 वर्ष हो रहे हैं स्वतंत्रता के, उसको लेकर के जो एक थीम है, जो एक माहौल चल रहा है भारत में, उसको ध्यान में रखते हुए विश्व गुरु भारत मेरी एक लेटेस्ट कॉम्पोजिशन है। अच्छा। और अभी आगे एक प्रेम को लेकर के जो कथक आधारित है, वैसे मैं भरतनाट्यम में स्पेशलाइजेशन है मेरा, लेकिन कथक को मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो जो प्रेम मेरी एक सीरीज़ है, अच्छा, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ। वो कथक उसमें एक्चुअली क्या है कि कुछ कविताएं हैं जो हमारे राइटर्स की हैं, उनको लेकर के प्रेम की एक यात्रा को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की वो यात्रा है। और उसमें कई सारे गीतों का समन्वयन है, उसको अलग अलग रंगों से, अलग अलग भावों से, अलग अलग म्यूज़िक से दिखाने का है। तो इसी तरह कॉम्पोजिशंस चल रही हैं, मेरी पढ़ाई अभी भी चल रही है, रुकी नहीं है। तो इसी तरह जो जो काम मैं कर रही हूँ उन्हीं को मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। अभी रिसेंटली सेल्फ डिफेंस पे भी मेरा फोकस जा रहा है कि कलारीपेट्टू के लिए जो हमारी वर्कशॉप्स चलती थी उन्हें चलाएं। और मेरी जो सोसाइटी है, विभू एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल सोसाइटी, वो हर वर्ष नटखट उत्सव आयोजित करती है, जिसमें प्रदेश भर के स्कूल्स को जोड़ करके और वहाँ कॉम्पिटिशन्स, पेंटिंग और डांस कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और फिर बच्चों को एक दिन बुला करके पुरस्कृत किया जाता है। तो उसमें लगभग 300 से 400 बच्चे तो पुरस्कृत ही होते हैं और लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे हर वर्ष इसमें प्रतिभाग करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। कोई उरई से है, तो कोई इटावा से है, कोई गाज़ियाबाद से है, तो कोई सीतापुर से है, बाराबंकी से, अलग अलग जगहों से। तो वो भी हमारा अब जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। और इसके साथ साथ समाज सेवा वो तो चल ही रही है, उसके लिए कोई रोक नहीं, उसके लिए कोई समय नहीं, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, उसके लिए मुझे कुछ अलग से सोचना नहीं है। जब कभी मन में आता है कि हाँ अब ये करना है, या मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी कुछ करने लायक हूँ, जब कभी कुछ अमाउंट इकट्ठा होता है तब मैं जा कर के जिसके लिए जो कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ। या हम लोग ओकेजनली ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं, क्योंकि वो भी एक ज़रूरत है। मैं खुद भी ब्लड डोनेट करती रहती हूँ। तो समाज सेवा का काम ऐसा है कि जैसे बाकी उसको मैं कामों में नहीं गिनती, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम नहीं है मेरा। वो ऐसा है कि भावों से जुड़ा हुआ है, जब मन हुआ बस कुछ कर दिया लोगों के लिए। उसके लिए हम मुझे सोचना नहीं, करना है तो करना है और करके रहेंगे, तो वो हम करते ही रहते हैं निरंतर। आपने अपना YouTube चैनल भी खोला? जी जी। क्या अनुभव रहा, कुछ बताइए। YouTube का अनुभव मैं कहूँगी बिटर स्वीट रहा, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी जो फील्ड है, क्लासिकल डांस की फील्ड है, वो थोड़ी सी रेयर है। उसको मैं कहूँगी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का जो देखता है, पसंद करता है, प्रमोट करता है। हर कोई नहीं इंटरेस्ट होगा ना, मैं उम्मीद करती हूँ हर किसी से कि वो उसको पसंद करे। लेकिन हाँ, अब तक जितना कुछ भी मैंने पोस्ट किया है या लोगों तक ले जाने की कोशिश की है, उसे बहुत खुले मन से लोगों ने अपनाया है और उसे सराहा भी है। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे मेरी तारीफ़ करते हैं या लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड आई थिंक कोविड टाइम में अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, अपनी चीज़ें उन तक पहुंचाने का। आप जो भी समझते हैं इस दुनिया में, आपकी जो भी कला है, आपकी जो भी प्रतिभा है, आई थिंक उसे लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है यूट्यूब, या इनफैक्ट ओवरऑल सोशल मीडिया। आप फेसबुक भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत से ऐसे आप लाइव वीडियोस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू भी एक बहुत ही अच्छा मीडियम है ये, कि आम लोग घर से निकल करके, घर में रहते हुए भी बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं। सोशल मीडिया की बात चल रही है, तो चलते चलते कुछ युवाओं के कुछ टिप्स दे सकती हैं सोशल मीडिया का कैसे उपयोग करें? देखिए, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, मेरा हमेशा ये मानना है। इट डिपेंड्स कि आप उसके यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं।
अगर आप उसका अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, उसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं, तब तो वो चीज़ अच्छी है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वही चीज़ खराब हो जाती है, फिर वो चाहे आपकी पढ़ाई ही क्यों ना हो। तो प्रयोग बहुत बड़ी चीज़ होती है, उपयोग बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सोशल मीडिया, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि आप अलग उससे नहीं रह सकते हैं। वो नेसेसरी इविल वाली बात हो गई, जिसको जैसे हम फ्रिक्शन को पढ़ते थे ना साइंस में, तो वो वाली बात हो गई है। तो इट डिपेंड्स कि आप कितना समय दे रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लीजिए। इट डिपेंड्स कि आप उसको किस लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, आप उससे कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। होना ये चाहिए कि आप कोई भी ऐप खोलिए तो आप उस ऐप को चलाइए, ना कि वो ऐप आपको चलाए। उसका एल्गोरिदम आपको नहीं इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हाँ अभी ये वीडियो देख ले, अभी ये वीडियो देख ले, थोड़ा और देख ले, थोड़ा और देख ले, क्योंकि वो फिर एडिक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है, वो जो आलस आ जाता है, वो ठीक नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप ज़रूर टाइम निकालिए, पोस्ट भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक तय समय सीमा के तहत। ये नहीं कि आप हर समय ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप हर समय वीडियोस देख रहे हैं, आप हर समय लाइक और इन्हीं सब में, फेसबुक में आप वीडियोस देखने में बिजी हैं, या इंस्टा पे आप लगातार पोस्ट किए पड़े हैं और कुछ करना ही नहीं है आपको। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक बैलेंस होना चाहिए कि लीजर टाइम भी, कुछ रिक्रिएशनल भी, तो उसके साथ आप थोड़ी किताबें भी पढ़िए, कुछ स्टडी करिए, लोगों को जानिए, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, जो अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, उनके बारे में पढ़िए, जानने और समझने की कोशिश करिए आखिर वो क्यों इतने सक्सेसफुल हैं। आप अपनी लाइफ में उनसे क्या सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आप भी उनके लेवल तक पहुँचें, आपकी भी लाइफ अच्छी हो। खुद को समय दीजिए, एक्सरसाइज करिए, खुली हवा में नेचर के पास समय बिताइए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बैलेंस रखिए। बिल्कुल बैलेंस कंपलसरी है लाइफ के लिए। तो दोस्तों, ये थी विभू के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम दोनों लोगों के चैनल आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शेयर भी जरूर करिएगा। मैं विभू के चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।